छत्तीसगढ़ में बीएड के शिक्षकों पर अब मुसीबतें आन पड़ी हैं। पिछली सरकार ने इन्हें नियुक्ति कराई थी जिसमें इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके नौकरियां लगी थी, लेकिन अब इनकी नौकरी पे बन पाई है। ये कुछ बीएड के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये बीएड के जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरह का होता है, कितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो बीएड का एग्ज़ाम होता है ये कितना टफ होता है और इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर बीएड के में एडमिशन लेने के लिए हमको पहले प्री बीएड हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। हम लोग पहले क्वालिफाई किए, उसके बाद ये 2 साल का रहता है सर। हमने 2 साल कॉलेज जाके प्रॉपर फीस 1 लाख रुपए फीस दे करके हमने पढ़ाई किया, 2 साल अपना समय दिया है जी। ये इसमें कितने लोग रहते हैं, मतलब कितना बड़ा कंपटीशन रहता है, फिर उसमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? बीएड में बोल रहे हैं। हाँ। प्री बीएड में सर ओवरऑल जितने भी बोल सकते हैं ग्रेजुएटेड लोग हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें बीएड करने के लिए। उसमें ओवरऑल किसी भी स्कीम के किसी भी मतलब जो स्टूडेंट है बीएससी में सभी लोग देते हैं उसको सर। तो काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी लोग इसमें कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है और सीट बहुत लिमिटेड है। मतलब हमको बहुत कंपटीशन फाइट करके हमको बीएड कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो मतलब बहुत कंपटीशन करना पड़ता है बीएड में नौकरी पाने के लिए। मैम से जानना चाहूँगा, आप लोग नौकरी लगी थी एज अ टीचर, कैसा लग रहा था आप लोगों को पढ़ाते समय? सर मेरा तो शुरू से इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में ही था, इसलिए मैंने इधर ज़्यादा फोकस किया और हम लोगों ने एग्ज़ाम दिलाया। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आके यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो उधर ट्राइबल एरिया में जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ, बहुत सारी दिक्कतों परेशानियों का सामना हमें वहाँ करना पड़ा, पर फिर भी हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से और बहुत ही इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपना काम पूरा किया और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करना चाहेंगे। बस्तर के क्षेत्र से लोग आए हैं यहाँ पे, उनकी नौकरी वहाँ लगी थी। मैं भाई से एक बार जानना चाहूँगा कि ये भी कुछ बताएं इसके बारे में। ये जो अब आप लोगों की नौकरी जो बन पड़ी है, इसको लेकर अब आप लोग क्या करेंगे आगे? सबसे पहले तो सर मैं आपको इसके जो आज हमारे साथ घटना घटी है, जैसा कि हम लोग आज से 6 से 7 महीना पहले हम लोग आज ज्वाइन किए थे, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो नौकरी हम लोग ने पाई है ये सिर्फ आज की मेहनत नहीं या 1-2 महीने की मेहनत नहीं है। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने कम से कम 2 से 3 साल पहले से मेहनत चालू करी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी वैकेंसी आती है हर साल वैकेंसी नहीं आती है। और आज की डेट में जैसे मेरे घर की स्थिति, मेरे घर में सिर्फ आज की डेट में मैं ही एक कमाने वाला हूँ और जो मेरे पापा हैं अभी खेती बाड़ी करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ था मेरे को अपने जीवन में आगे बनाने के लिए, जैसे हर किसी के परिवार में होता है कि लड़कों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, तो मुझे मेरी अपनी शादी के लिए बहुत चिंता थी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत से रिजेक्शन भी झेले हैं। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि नहीं, सरकारी नौकरी के थ्रू मेरा जीवन बहुत अच्छे से बन सकता है। तो इसके लिए मैंने 2-3 साल पहले से तैयारी चालू करी। उसके बाद मैंने जैसे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए साफ साफ लिखा रहता है कि इस पद के लिए बीएड एंड डीएड बोथ कैंडिडेट आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू 2019 गजट ऑफ छत्तीसगढ़। तत्पश्चात हम लोग ने नोटिफिकेशन आने के बाद और अच्छी मेहनत से तैयारी चालू कर दी। दिन रात 8 से 10 घंटे तैयारी करके हम लोग ने 10 जून 2023 को पेपर दिया। इसके बाद 2 जुलाई 2023 को रिजल्ट आया, जिसमें हम सभी ने देखा कि हम सभी ने मेरिट रैंक हासिल किया है। उसके बाद हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए हम लोग की भगवान ने सुन ली है, अब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ चलिए लड़का इतने सालों से मेहनत कर रहा है, 4-5 सालों से, इससे पूर्व भी मैं प्राइवेट टीचिंग करता था, लेकिन 11 अगस्त 2023 के फैसले ने हम सभी को हतोत्साहित कर दिया। जैसा कि 11 अगस्त 2023 को एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फ़ैसला आया कि अब बीएड कैंडिडेट जो है प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस घटना की जानकारी हमें ना तो नोटिफिकेशन के समय दी गई, ना तो नोटिफिकेशन के बाद कोई भी लेटर जारी हुआ कि ये नोटिफिकेशन में ये कोई प्रॉब्लम है या चैलेंज है। फिर उसके बाद 21 अगस्त को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक काउंसलिंग जारी होती है, जिसमें अगले दिन उसकी भी जानकारी हम लोग को ये नहीं पता चली कि बीएड कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगले ही दिन जैसे हम सभी बीएड कैंडिडेट ने लॉगिन करना स्टार्ट किया तो हमारा लॉगिन स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ने मेहनत करते हुए धीरे धीरे हम लोग ने 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो वहाँ पर एक फ़ैसला लिया गया कि आप लोग को रिलीफ मिलता है और आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। उसके बाद हम लोग की जो काउंसलिंग प्रक्रिया 1 से 4
4 अगस्त चली। उसके बाद हम लोगों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद 30 सितंबर 2023 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, क्योंकि मैं सेकंड काउंसलिंग का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आज 6 महीने ज्वाइन करते हुए हो गए हैं, अच्छे से पढ़ाते हुए। आप सभी जानते हैं कि हम लोग कितने मेहनत से दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ हैं और कितनी मेहनत से ये नौकरी पाए हैं। तो हम लोग इस नौकरी की हम लोग को बहुत बहुत वैल्यू है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पद पर बने रहें। क्योंकि अभी जो फैसला आया है माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर के द्वारा कि 2 अप्रैल 2024 को आज की डेट में हमें बिल्कुल भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 6 हफ्तों के अंदर बीएड कैंडिडेट को बाहर करके लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा डीएड की नई लिस्ट जारी करके इन्हें भर्ती दिया जाए। तो इस प्रक्रिया से हम लोग बहुत ही हतोत्साहित है और मेरा सरकार से माननीय सभी मंत्रियों से, आदरणीय मंत्रियों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि हम सभी जो ज्वाइन कर चुके ऑलरेडी शिक्षक हैं उन सबका जीवन बचा लिया जाए, हम लोग की नौकरी को बिल्कुल भी सुरक्षित कर लिया जाए। इसके लिए हमारे पास पूर्व में भी एक प्रावधान था जिसका ब्रिज कोर्स में भी ऑलरेडी 2019 में ब्रिज कोर्स कराया गया है, जिसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मतलब ये सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि इनकी नौकरी बचाई जाए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार से अगर आप लोगों ने बात की है, किसी मंत्री से बात की है क्या आप लोगों ने? हाँ सर, हम लोगों ने बहुत सारे मंत्रियों से बात की है। जैसे कि हमने शिक्षा मंत्री से सबसे पहले बात की, उसके बाद हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं और बहुत सारे अधिकारियों से भी बात किया। तो उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया कि हम देखते हैं करके, लेकिन एक प्रॉपर हमको जवाब नहीं मिल पा रहा है कि हमारी नौकरी जाएगी या रहेगी। और इस महंगाई के ज़माने में इतनी मेहनत करके हमने जो नौकरी पाई है, अगर वो चली जाएगी सर तो मतलब वो हमारे लिए आत्महत्या के बराबर ही होगा, है नहीं। हमको आत्महत्या करने पर ही मजबूर किया जा रहा है, इस प्रकार से लग रहा है हमको। हम यही चाहते हैं सर कि नोटिफिकेशन के आधार पे जैसे एलिजिबिलिटी हमको बताया गया था, हमने उस आधार पे हमने एलिजिबिलिटी एक्वायर किया और हमने पढ़कर दिन रात मेहनत करके हम लोग नौकरी लिया, मेरिट लिस्ट में आए हैं, नौकरी लिए हैं। तो उस जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर जब हमने नौकरी लिया है तो हमको क्यों निकाला जा रहा है ऐसे? तो आत्महत्या करने तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है, मेहनत से नौकरी मिलती है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे चर्चा करेंगे। अब आगे आप लोग क्या करोगे कि बड़ी मेहनत लगती है इसमें, आप लोग गृहिणी भी होंगे, तो घर का और इसको घर में और नौकरी करने में कितना मुश्किल होती है? मैं घर का काम करने के साथ साथ बच्चों को भी देखती हूँ और तैयारी भी करती थी। बहुत मुश्किल से मैंने ये जॉब पाई थी और जॉब पाने के बाद मैं अपना घर छोड़ के, फैमिली छोड़ के वहाँ जाती थी, जॉब करती थी। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरी इतनी मेहनत व्यर्थ हो जा रही है। मैंने जो इतना स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सब व्यर्थ हो गया। हाई कोर्ट का जो फैसला था, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के हिसाब से सुनाया था, लेकिन अभी 8 अप्रैल को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पे रिव्यू देते हुए कहा है कि हमारा जो ये 11 अगस्त का फैसला है ये प्रोस्पेक्टिव रहेगा, मतलब 11 अगस्त के बाद से लागू होगा। जबकि हमारी ज्वाइनिंग, हमारा जो सारा एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट है, मेरिट सूची है, सब 11 अगस्त के पहले ही हो चुका था। बस कितना टाइम हो गया था आप लोगों को काम करते हुए? हम लोग 6 महीने से जॉब कर रहे हैं, 6 महीने हो गया है हम लोग को जॉब किए हुए और अभी तक हम लोग ने बहुत ही उम्मीदें बना रखी थी, बहुत सारे प्लान कर लिए थे भविष्य के लिए। अब हमको सारे सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब भविष्य हमारा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें। तो भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, इससे पहले मैं संविदा की नौकरी करती थी, जहाँ पर अच्छी सैलरी थी और मैं वहाँ सिक्योर फील करती थी। जब से मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा है तो मेरी सिक्योरिटी, तो हम मेरे ख्याल से किसी को भी सिक्योरिटी फील नहीं होता जॉब में लग कर भी। जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो लोगों को लगता है ना कि मतलब हो गया है, अब चलो कुछ तो है हमारे पास करके, पर जब से हमारी जॉब लगी है हमको बिल्कुल वैसा फील नहीं होता है। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे फिर इसको लेकर? आगे के लिए तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि अपना हक, ये हक है, हमारा अधिकार है जो हमने एग्ज़ाम देकर लिया है और हम अपने हक को वापस पाना चाह रहे हैं। और अभी तो उसी के अलावा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं आगे। तो अपने हक को वापस पाना चाह रहे हैं, उसके लिए लड़ाई करने को तैयार हैं। आपकी नौकरी कहाँ लगी थी, आप कहाँ पदस्थ थी? सर मैं बीजापुर ज़िले में हूँ, बहरमगढ़ में, वहाँ मेरी पोस्टिंग है। मैं भिलाई की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ से वो 500 किलोमीटर दूर पड़ता है।
बट जॉब लगने के बाद इतना ज़्यादा डेडिकेशन से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग को ये सब पता ही नहीं था कि हम लोग को अचानक से 6 महीने बाद निकाल दिया जाएगा, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। हम लोग नोटिफिकेशन के हिसाब से करें, बस सरकार से ये गुहार है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, सबको मौका दिया जाए। हम डीएड के ऑपोजिट भी नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाले, हमको ना निकाले जॉब से। तो बीच का रास्ता निकालने की बात कर रही है सरकार से, क्योंकि लगातार जो नौकरी होती है काफ़ी मुश्किलें और मेहनतों के साथ मिलती हैं। आप लोग भी कुछ मौजूद हैं। आप लोग कहाँ सामने रहिए, आप लोग कहाँ पे पदस्थ थे और कितने टाइम से नौकरी में थे? जी, अभी सर मैं खड़गवा ब्लॉक में हूँ, एमसीबी ज़िला पड़ता है वहाँ पदस्थ हूँ और करीब 6 महीने से मैं सेवारत में हूँ और बहुत मेहनत करके ये नौकरी पाया हूँ सर। मैं बीटेक किया हूँ, मेरा नौकरी मतलब लग ही नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर मेरे को लगा 2018 का जो गजट आया मतलब बीएड एलिजिबल है करके, तो मैं तीनों में मैं नौकरी कर सकता हूँ करके वो कोर्स किया मैं बीएड का, प्री बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया। देन उसके बाद 2 साल का मैं उसमें पढ़ाई किया बीएड का, ठीक है। देन उसके बाद सीजीटेट सीटेट ये सब एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग हुआ है सर। तो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा है मतलब ये चीज़ है। मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि ये कोई आम एग्ज़ाम नहीं है कि ऐसी आपको मिल जाए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसको लेकर? कितने लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कितने लोगों से फाइट करके आप लोगों को इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है? जी, हम लोग लगभग 1,57,000 के करीब लोग प्राइमरी में बैठे थे। उसमें से 6500 पोस्ट था, उसमें से लगभग 4,000 बीएड वाले ही हैं, है ना। तो मतलब 1.5 लाख कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं और केवल 6,000 लोग निकल पाते हैं इसमें से। तो मतलब आप रेशो देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं भाई से भी कुछ जानना चाहूँगा कि आप कहाँ पदस्थ थे और कितने महीने से थे? जी, मैं केस काल में हूँ अभी पदस्थ में और 6 महीना हो गया मुझे भी जॉब करते हुए। तो जब ये नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आया, जॉब कर रहे थे अच्छी खासी, उसके बाद कैसा लगा आपको? जी सर, हम अपनी मेहनत से जॉब कर रहे थे, बच्चों को भी अच्छा पढ़ा रहे थे। उतने सुदूर अंचल में हम लोगों को अच्छा, यानी हमारा जो शहर का ज्ञान है हम वहाँ तक पहुँचा रहे थे बच्चों तक। अब अचानक से हमको ये नोटिफिकेशन आता है कि जॉब से निकाला जा रहा है करके, तो हम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए अपने आप में कि अब कैसे किया जाए करके। हम बहुत खुश थे कि हमारी सरकारी जॉब लग चुकी है, अब हम शांति से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत लोगों ने तो, हमारे मित्रों ने शादी भी कर लिया है कुछ लोगों का। अब उनका जीवन कैसा हो जाएगा अगर वो एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे? अब उनका परिवार का पालन कैसे होगा, ये हम सोचना चाह रहे हैं वहाँ पर। मैं भाई से एक बार और पूछूंगा, जितने लोगों की अब शादी, क्योंकि सरकारी नौकरी है, बहुत खुशी भी रहती है, घर वालों को परेशानी भी हो रही है, तो इसको लेकर अब आप लोग और कोई निर्णय लेंगे या आगे आने वाले समय में कोई कोर्ट वोट का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप लोग? सर, जैसा कि आपने बताया, शादी के लिए मैं अभी तक किसी से डिस्कस नहीं कर रहा था। शायद ही छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जिसकी इस बीच शादी हो। तो कुछ ही दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद मेरी खुद की शादी है, जिसको लेके मैं, मेरे परिवार, मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। इवन मेरे होने वाले सास ससुर बहुत ही ज़्यादा चिंतित, क्योंकि सभी की इच्छा रहती है, जो सोचे रहते हैं कि नहीं हम गवर्नमेंट जॉब में ही शादी कर रहे हैं। लेकिन अचानक से ये जो नोटिफिकेशन आया या हाई कोर्ट का फैसला आया 2 अप्रैल 2024 को कि आप सभी की नौकरी खतरे में और 42 दिन का आपके पास सिर्फ समय है कि और आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो इस फैसले के कारण मेरा पूरा परिवार और मेरा होने वाला परिवार बहुत ही चिंतित है। अब इस फैसले के कारण जो भी हम लोग से बनता है, सरकार से एक नम्र निवेदन है कि हम लोग के जीवन को बचा लिया जाए, हम लोग की नौकरी को सुरक्षित कर लिया जाए। चाहे जिस तरीके से भी, जैसे पहले भी ब्रिज कोर्स का सहारा लिया गया है बीएड धारियों के लिए, कि जो बीएड धारी रहते थे उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता था। और सरकार से आखिरी में एक ही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष रखें, जिससे हम सभी बीएड धारियों का जीवन बच सके। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। ये ब्रिज कोर्स क्या होता है? क्योंकि आपने आपसे बहुत बड़े टर्म सुना, ब्रिज कोर्स, ये क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? सर, ब्रिज कोर्स ये एनसीटी के द्वारा सन 2018 में एक प्रावधान लाया गया था कि जब बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी लेवल पे एंट्री मिली, 29 जून 2018 को एनसीटी ने एक गजट जारी किया जिसमें प्राइमरी लेवल पे बीएड धारियों को भी एलिजिबल माना गया। तो उसके तहत एनसीटी ने एक कोर्स लागू किया जिसे ब्रिज कोर्स का नाम दिया जाता है, जो कि डीएड के समकक्ष माना जाता है।
तो बीएड धारियों को अगर डीएलएड के समकक्ष मानने के लिए आप लोग को पहले के समय में ब्रिज कोर्स कराया जाता था, तो ब्रिज कोर्स यही है सर। अच्छा, ब्रिज कोर्स कराने के बाद फिर आप लोग डीएड कहलाओगे, ये उस तरह का कोर्स है? जी 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 बिल्कुल। अगर जैसे पहले भी होता आया है, बीएड धारी अगर प्राइमरी लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता था, तो हम जो डीएलएड कोर्स है उसी के समकक्ष माना जाता है इस कोर्स को। तो मतलब इसको पढ़ने के बाद एक कोर्स और करना पड़ता है। मैं और भी लोग हैं उनसे बात करूंगा। आप लोग कहाँ पदस्थ हैं? आप कहाँ पदस्थ हैं? सर मैं अभी तो सुकमा के कोंटा ब्लॉक में अपना कार्य दे रहा हूँ सर। और इसके पहले सर मेरे को यहाँ पे जॉब करते करते एक ऑफ़र आया था गवर्नमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए खैरागढ़ में, जहाँ पे मेरे को सैलरी यहाँ से ज़्यादा मिल रही थी ऑफ़र, लेकिन मेरे को लगा कि भी गवर्नमेंट जॉब में मैं यहाँ सिक्योर हूँ, इसलिए मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया सर। अभी ऐसा हो गया कि मेरे हाथ में ना तो वो जॉब रही ना तो ये जॉब रही, मैं फैमिली कैसे चलाऊँगा, ऐसा स्थिति आ गया कि अभी तो ऐसा माइंड में आता है कि सुसाइड करने की जैसी चीज़ें माइंड में आने लगती है सर। जी, तो मतलब सुसाइड जैसी चीज़ें इनके अब दिमाग में आ रही है, तो सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं क्योंकि बीच का रास्ता निकालें। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि हमने नोटिफिकेशन को देख के अपना परीक्षा दी है और एनसीटी के गाइडलाइन के तहत हमने बीएड किया है, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए दोनों के लिए एलिजिबल थे। लेकिन एकाएक 11 अगस्त का निर्णय हमारे लिए खतरे की घंटी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें एक बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अभी भी एक आशा की किरण है, वो है सरकार से। सरकार यदि हमारा पक्ष उच्च न्यायालय में अच्छे से रखे रहती तो उच्च न्यायालय में हमको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उन्होंने एक डीएलएड के साथ साथ उन्होंने एक रिप्लाई फाइल किया है। और हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ खड़े होकर उच्चतम न्यायालय में हमारा पक्ष अच्छे से रखे, क्योंकि यदि एक नियुक्त कर्मचारी को बचाने का जो सरकार हमारे लिए बहुत प्रयास कर सकती है। तो मतलब उच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं ये, वहाँ अपनी बातें रखेंगे, वो चाहते हैं कि उनकी नौकरी बचे। मैडम से मैं एक बार जानना चाहूँगा, जो आने वाले समय है, अब आप लोग घर भी देखती हैं, परिवार भी देखती हैं, नौकरी भी देखती है, अब नहीं रहेंगी तो अब आगे आप लोगों का जीवन यापन के लिए क्या करेंगे आप लोग? सर बहुत मुश्किल है फिर से उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ या उस मानसिक स्थिति के साथ पढ़ाई करना, तैयारी करना, कंपटीशन एग्ज़ाम दिला के फाइट करके फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट होना। हर समय वैसी परिस्थिति नहीं रहती, तो हम सब ने बहुत मेहनत करके आई है और यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी मेरी 2-3 महीने पहले ही शादी हुई है, तो वैसी एक्सपेक्टेशन शायद मैं नहीं रख सकती कि मैं पहले जैसे फ्री टाइम निकाल के या वैसी तैयारी करके पढ़ाई करके फिर से सेलेक्ट हो पाऊँगी। एज लिमिट भी एक फैक्टर हो सकता है। एज लिमिट क्या होती है वैसे? ST SC OBC जनरल के हिसाब से आप लोगों की क्या एज लिमिट रहती है? मैं जनरल में आती हूँ और जनरल वालों को एक तो रिजर्वेशन का भी कुछ नहीं रहता है और फिर एज लिमिट भी हम लोगों के लिए 40 है। तो ये बहुत सारी परेशानी है ऐसे, तो इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो हमारा पक्ष रखे और जो भी उनका फैसला हो वो हमारी नियुक्ति के बाद से हो। हम जो नियुक्त हो चुके हैं सहायक शिक्षक के पद पर, हम बने रहें, हमारी नौकरी ना जाए। तो ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी नौकरी बनी रहे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया है जिसकी वजह से इनको नौकरी मिली है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे? मतलब इसको लेकर अब कोर्ट तो आपने दरवाज़ा खटखटा दिया है, इसके अलावा और कोई उपाय है आप लोगों के पास? अब बस हमारी सरकार से ही जो उम्मीदें हैं, बस सरकार से ही है, केवल सरकार ही हमें बचा सकती है। अगर सरकार ने विज्ञापन निकाला है, हमने उस विज्ञापन के अनुसार तैयारी की है, तो भर्ती भी सरकार ने कराई है, तो हमें निकालने का रास्ता भी अब सरकार ही देगी। हाँ, जब ये नोटिफिकेशन आया था तब पहले ही पता रहता मुझे कि बीएड एलिजिबल नहीं है, तो मैं 2021 में बीएड पास आउट हूँ, तो मैं 2022 से 23 तक मैं डीएड कर ली रहती। तो ये जो सरकार का जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके कारण अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब अब लोगों को परेशानी इतनी हो गई है कि अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में खास दिया गया था कि बीएड को नौकरी दी जाएगी। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? और जी सर, एक आप बोल सकते हैं कि हम अब अभ्यर्थी नहीं हैं, हम एक शासकीय कर्मचारी हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार की तरफ से काम करते हैं। तो हम अपने संरक्षण के लिए सरकार को ही बोल सकते हैं कि हमारा आप संरक्षण कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ है सब शासकीय जो
आप राजपत्र देख रहे हो उसके अनुसार हुआ है। हमारा जो सिलेक्शन था, नोटिफिकेशन था, सारा चीज़ उसी के हिसाब से हुआ है सर। उन्होंने हमको पात्र माना था तो हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में फ़ाइट किया है, सब मेरिट के बेसिस पे ही हुआ है सर सिलेक्शन। और मेरा तो फर्स्ट लिस्ट है, तो उसके हिसाब से फिर ये था कि आप एलिजिबल हैं और उसके बाद 6 महीने जॉब करने के बाद बोला जाता है कि आपका जो नौकरी है वो असंवैधानिक है। तो आप हमें यहाँ ये बताइए सर कि हमारा जॉब कहाँ पे असंवैधानिक है? एग्ज़ाम दिए थे, क्लियर किए हैं, सारे के सारे जॉब में आए हैं, तो इसमें हम सारे बीएड वालों की क्या गलती है? जो भी क्राइटेरिया था हम लोगों ने फॉलो किया है और सब जो रहते हैं किसी न किसी अपने अपने निचले स्तर से उठ के ऊपर आए हैं, और इसके बाद भी अगर हमको असंवैधानिक बोला जाए तो इसमें हमारी क्या गलती है सर? ये एग्ज़ाम कितने सालों में होते हैं और इसमें हर बार क्या पद बढ़ते हैं कि कम होते हैं? सर ये एग्ज़ाम का जो हम लोग खुद से तो बता नहीं सकते, ये एग्ज़ाम होने के लिए तो हर साल भी कंडक्ट हो जा सकता है, लेकिन जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी पिछली बार एग्ज़ाम इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था और अभी जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसका नोटिफिकेशन 4 मई 2023 को जारी हुआ था, और इससे पूर्व जब एग्ज़ाम हुआ था तो सन 2019 में हुआ था। तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें करीब 2-3 साल का गैप तो ज़रूर होता है। अब बाकी ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि ये एग्ज़ाम हर साल निकाले या 2-3 साल के गैप में निकाले, लेकिन अक्सर ये जो एग्ज़ाम होते हैं कम से कम 3-4 साल के गैप में ही होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं वो 3-4 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, और वो तैयारी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो भी, अब मेरा यही कहना है कि जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के तहत ही तैयारी करते हैं। इवन वो राजपत्र का भी, उनको जो भी तैयारी करते हैं वो राजपत्र भी नहीं देखते हैं, कि इतना उनको सभी विद्यार्थियों को नॉलेज नहीं रहता है कि वो जाकर राजपत्र चेक करें। तो जो भी रहता है वो सिर्फ नोटिफिकेशन का आधार रहता है। उसमें अगर आपने लिख दिया है कि अगर बीएड है तो बीएड वाले ही अप्लाई करेंगे, डीएड है तो डीएड वाले अप्लाई करें, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा गया है कि बीएड एंड डीएड बोथ कैंडिडेट आर एलिजिबल, तो तभी जाके हम तैयारी करते हैं। और अगर आने वाले भविष्य में, जैसा कि हम लोग ने 6 महीने से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, तो ये किस बेस पे कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम लोग नोटिफिकेशन और राजपत्र के बेस पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही सोचना है कि अगर आने वाले भविष्य में जैसे हमारे साथ हुआ है कि हमारी 6 महीने में हमारी जॉब जाने वाली है, या हाई कोर्ट के अनुसार हमारा तो जो नियुक्ति उसको निरस्त कर दिया गया, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं कि इसमें हमारी क्या गलती है? हमने क्या गलती की? हमने तो सिर्फ मेहनत करके 2-3 सालों से कड़ी मेहनत करके मेरिट में रैंक हासिल किया है, और आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ व्यापम का एग्ज़ाम देना और मेरिट में रैंक लाना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना मतलब मेहनत करके लोग आगे आते हैं। आज उनसे पूछिए जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो 2500 रैंक के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही। तो क्या ऐसी तैयारी हर समय हर इंसान कर सकता है क्या? वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन रहता है, इंसान सिर्फ एक बार दे पाता है, ज़रूरी नहीं कि एक बार, लेकिन जब उसके दिल में रहता है वो दिल से मेहनत एकदम एक बार ही करता है। और ये गारंटी नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता कि एक बार आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो फ्यूचर में आप फिर से सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो सेलेक्ट हो चुके, जिनकी एज बची है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनका क्या, जिनकी एज ही नहीं बची है वो तो कल को इनएलिजिबल हो जाएंगे एज क्राइटेरिया के कारण। तो मेरी सरकार से ही गुजारिश है, यही दरख्वास्त है कि हम सभी चयनित जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उन लोग का जीवन बचा लिया जाए, उन्हें नौकरी से बर्खास्त मत किया जाए, और हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अब वकील पेश किया जाए। तो ये इनकी गुहार थी। कहीं ना कहीं जो, अब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो नौकरी आप लोगों से हटाई, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन से अब ये विश्वास उठता नहीं जाएगा कि विद्यार्थी अगर हमको नौकरी मिली है फिर हटा देंगे, तो जो शिक्षक लोग हैं जो काफ़ी बड़ी पोस्ट में माना जाता है, उनकी अगर नौकरी हटा दी जाए तो लोगों का विश्वास उठता नहीं जाएगा? सच में उठ जाएगा सर। हम नोटिफिकेशन मतलब आप देख ही नहीं सकते, नोटिफिकेशन के बेस पे आप फिर एग्ज़ाम देते हैं तो फिर कोई भरोसा ही नहीं रह जाएगा, फिर किस पे भरोसा करके हम लोग तैयारी करेंगे? तो ये थे कुछ लोग। हाँ, 2019 में जो अपना, जैसे सर ने बताया कि एग्ज़ाम हुआ था सर, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बीएड वाले एलिजिबल थे और उनके लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान था सर। और जैसे कि अभी सर ने जो हाई कोर्ट वाला भी जो बोला, तो जो हाई कोर्ट में अभी विवाद वाला जो बात हुआ कि विवाद नहीं होना चाहिए इस तारीख से पहले, ऐसा वाला जो बात हुआ हमारे हाई कोर्ट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो आप पिछला कौन सा एग्ज़ाम देख सकते हैं जो व्यापम द्वारा लिया गया हो और उसमें विवाद ना हुआ हो? हाल ही के अभी पीएससी विवाद हुआ है सर, उसमें भी जो पाए गए हैं कार्रवाई हुई है,
ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें विवाद नहीं हुआ हो। और अगर विवाद के अगर तर्ज पर आप किसी को निकालेंगे या भर्ती लेंगे, उस हिसाब से तो पूरा शासन प्रशासन का काम रुक जाएगा सर। लगभग कितने लोग निकाले जाएंगे इसमें? लगभग 3500 4000 के आसपास लगभग निकाले जाएंगे सर। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि क्लेम कर रहे हैं डीएड वाले कि हम उनका स्थान ले लिए हैं सर। जैसा कि राजपत्र में घोषित है, जैसा कि नोटिस निकाला गया था, नोटिफिकेशन निकाला गया था, उस बेसिस पे हमने तैयारी किया है। अभी भी राजपत्र सर मैडम लोग के हाथ में है, तो चलो ठीक है, मानते हैं नॉलेज उनके पास भी है सर, नॉलेज हमारे पास भी है, ठीक है। लेकिन आप क्लेम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप उसके लिए योग्य हो कि नहीं हो, ठीक है। उस बेसिस पे हम मेरिट का जो नॉलेज है वो आप अपने पास रखिए, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ताकि भाई सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ने वाले हैं, सब नॉलेजेबल हैं, लेकिन आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, उसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो उस पर हम अपना रैंक लेके आ रहे हैं सर। उसके बाद फिर हमको बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारा पोस्ट ले लिया। तो मतलब आप लोग जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ मेरिट पे हुआ है, मेरिट पे उसके बाद जो नीचे वाले हैं डीएड वाले, वो चाह रहे हैं कि आप लोगों को हटा के उनकी जगह नौकरी दी जाए। हाँ, ये ऐसा है सर। तो ये थे बीएड के लोग। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चाहूँगा कि जो 2023 की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो 2019 के नियमावली के तहत हुई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल के निर्णय में उस नियमावली को संशोधित करने का आदेश सरकार को दिया है। ये एक ऐसी प्रथा है कि मतलब अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दे दिया, उनका रिजल्ट आ गया, उनका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ये कोर्ट का क्या आदेश है कि 2019 की नियमावली को आप संशोधित अभी कर रहे हैं। आपको यदि करना था तो पहले करना था, या सरकार को करना था कि सरकार को यदि लगता कि उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो सरकार को मतलब इस पर निर्णय लेना था, वो भी एग्ज़ाम से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले। लेकिन सरकार ने तो ऐसा किया ही नहीं ना, तो इसमें हमारी गलती क्या है? मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जैसा एमपी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील को खड़ा किया है, वैसा ही हमारी सरकार उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील को खड़ा करे, ताकि हमारा पक्ष मजबूत हो सके, हमको न्याय मिल सके। जितने अभ्यर्थी चयनित हैं, नियुक्त हो गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी नियुक्त हैं उसमें सिर्फ बीएड वाले हैं, उसमें डीएलएड वाले भी हैं जो मेरिट पे आए हुए हैं। तो ऐसा निर्णय लेना एक गलत साबित हो सकता है हमारे लिए, पूरे अभ्यर्थियों के लिए। तो मैं यही सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारा पक्ष मजबूती से रखे और सबको न्याय दें। तो ये थे बीएड के शिक्षक लोग, जिनका कहना था कि जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया उसमें ये पूरी तरीके से उत्तीर्ण साबित हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आके इन्होंने नौकरी पाई है, लेकिन नौकरी हटाने से इन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं किसी लोगों की शादी टूट रही है, जो घर बार है, जीवन यापन है, अब वो बड़ी मुश्किलों से चलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि यह सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है या कोई बीच का रास्ता निकालती है, ताकि जो 4500 लोग की बात नहीं है, करीबन 1 लाख की बात है जिनका घर बार चलता है। अब इसमें क्या सरकार कोई निर्णय लेती है? कैमरामैन आमीन के साथ लविंदर पाल सिंह, एशियन न्यूज़, रायपुर।